अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से फेडरल बोर्ड फिजिक्स के चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। याद रहे इस चैप्टर में हम वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि पीएमसी के एमडीकेट के एग्ज़ाम में बाकायदा पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है तो आप कहेंगे इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी बेस पर सिमिलर चार्जेस, यानी अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हों या दोनों नेगेटिव हों, यानी सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट चार्जेस यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जबकि एटम जो होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और इसकी वजह यह है कि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। एक कूलम यानी एक कूलम का चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाना है तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों बातें पीएमसी के पास पेपर में पूछी गई है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, याद रखना है। और अगर एक कूलम का चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर लाना है तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज दिया गया है और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना है, किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज दिया गया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना है, तो इसका फॉर्मूला हमारे सामने ये है और ये एमसीक्यू डिस्कशन के अंदर हमने कई मरतबा ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। अगर चार्ज दिया हुआ हो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ रखना है, चार्ज दिया हुआ है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इस फॉर्मूला की मदद से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है कूलम्स लॉ। याद रहे कूलम्स लॉ की हमने एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डिस्कशन की है, जो कि सिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कशन की है, एग्जैक्ट पूरी की पूरी डिस्कशन जो है वो फेडरल बोर्ड में भी यही है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो उसमें नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में आपको एडवांटेज यही मिल जाता है कि बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो सिन बोर्ड, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड के एग्जैक्ट जो है वो कॉन्सेप्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कूलम्स लॉ अगर आपने सिन बोर्ड का अगर लेक्चर सुना हुआ है एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा हैं तो सेम जो है वो फेडरल बोर्ड में भी यही है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं है। आइए अब जो है वो फेडरल बोर्ड के अंदर कुछ रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज़ दी गई हैं जो कि आपने याद करनी है, माइट बी कि वो पीएमसी के एग्जाम में पूछी जाए। तो वैल्यूज़ ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी जिसे हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्यूम। वैक्यूम की अगर हम बात करते हैं उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है 1। एयर, हवा की अगर हम बात करते हैं उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है 1.0006, ये भी याद रखनी है। अमोनिया जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है 22 से लेकर 25 के दरमियान। याद रहे ये सारी रीडिंग फेडरल बोर्ड के चार्ट से ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। बेकलाइट जो है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 5 से लेकर 18 है। बेंजीन की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2.284 है। जर्मीनियम की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 16 है। गिलास की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 4.8 से लेकर 10 तक है। मीका की जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है 3 से लेकर 7.5 है। पैराफिन पेपर की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो 2 है। प्लेक्सी ग्लास की जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है 3.4 है। रबर की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो 2.94 है और टेफलॉन की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है 2.1 और ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो होता है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2.1 है। और वाटर
कौन सा हो, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर की बात हो रही है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है 78.5 है। तो ये तमाम वैल्यू, एक बहुत ही अच्छी मेमोरी रखने वाला स्टूडेंट अगर इन रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू को याद कर सकता है तो बहुत ही बेहतरीन बात है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सवाल आ सकता है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी मेमोरी जो है वो कमज़ोर है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी मेमोरी जो है वो वीक है, तो उनको मैं एडवाइस दूंगा कि इसमें से जो वैल्यू आसान है, जिसमें इनमें से जो वैल्यू क्या है, ईजी है, वो एटलीस्ट आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे वैक्यूम, वैसे जैसा कि एयर की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू, बेंजीन की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू, पैराफिन पेपर की, इसी तरीके से जो वो प्लेक्सी ग्लास की, टेफलॉन, ट्रांसफार्मर ऑयल, ये वाली जो है वो कॉमन है। और पानी की सबसे ज़्यादा है ना, 78.5 जो ये है वैल्यू है। तो जो बहुत ईजी वैल्यू आपको लगती हैं, जो आप इजीली याद कर सकते हैं, वो तो पहली फुर्सत में कीजिएगा। और अगर आपको लगता है आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, 2-3 बार रिवाइज करके ये सारी वैल्यू आप याद कर सकते हैं, तो कोशिश आप कीजिएगा कि ये वैल्यू याद कर लें। अब हम जो है वो बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में जो लिखा गया है, एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट जो है वो फेडरल में है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर हमने जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन किया है, एग्जैक्ट फेडरल बोर्ड में भी यही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जिस पर हमने लेक्चर दिया हुआ है, एग्जैक्ट जो है वो फेडरल बोर्ड में भी यही कॉन्सेप्ट है। गॉसेस लॉ पर हमने कई एमसीक्यू और कई डिस्कशन की हुई है, एग्जैक्ट जो है वो फेडरल बोर्ड में भी सेम वही की वही डिस्कशन है। सही है, डबल ना करना पड़े आपको। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वही फेडरल बोर्ड के अंदर भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। कुछ एडिशनल जो यहाँ वैल्यू दी गई है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट वहाँ डिस्कस किया गया है, सेम वही आपके पास जो है वो फेडरल बोर्ड में भी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। 1 मिली वोल्ट जो होता है वो एक्सपोनेंट -3 वोल्ट के बराबर है, जिसे हम mv से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 माइक्रो वोल्ट एक्सपोनेंट -6 के बराबर है। 1 किलो वोल्ट एक्सपोनेंट 3 के बराबर है। 1 मेगा वोल्ट एक्सपोनेंट 6 के बराबर है। 1 गीगा वोल्ट एक्सपोनेंट 9 वोल्ट के बराबर है। तो ये वैल्यू आप याद कीजिएगा, फेडरल बोर्ड में ये वैल्यू मेंशन है, तो पहले से आपको याद होंगी, लेकिन ये सारे सिंबल और ये अच्छे से आपको याद करने हैं। फिर इसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। और याद रखिएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का जो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड ग्रुप में डिस्कस कर चुके हैं, सेम यही कॉन्सेप्ट जो है वो फेडरल बोर्ड के अंदर भी है, कोई न्यू बात उसके अंदर मौजूद नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई पहली बात, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ यूनिट। एनर्जी की क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी की यूनिट है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी है? तो इसकी डेफिनेशन, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। भाई एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं? 1 वोल्ट का। भाई एक इलेक्ट्रॉन है जिसे हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट का हम वोल्टेज से प्रोवाइड करते हैं, तो उस वक्त उसमें जो भी एनर्जी आ जाती है, उस वक्त उसमें जितनी भी एनर्जी आ जाती है, वो एनर्जी किसके बराबर होती है? वो एनर्जी बराबर होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। किसके बराबर होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने कहा था एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। जब उसे कितना वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाए, इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसे क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी की यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 एक्सपोनेंट -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी किसके बराबर है? 1.602 एक्सपोनेंट -19 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है? एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा, मिलियन और मेगा दोनों सेम है। मेगा भी एक्सपोनेंट 6 होता है, मिलियन भी जो है वो क्या है? एक्सपोनेंट 6 से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी अगर आप लिखा हुआ आ जाए 1 MeV, सही है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक्सपोनेंट 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या है? ये बराबर है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉन्सेप्ट के बाद अब बात आ जाती है
कैपेसिटर की हम बात करेंगे तो याद रहे कैपेसिटर की डेफिनेशन, कैपेसिटर का सिंबल, कैपेसिटेंस का फिर कॉन्सेप्ट, ये तमाम फेडरल बोर्ड में एग्जैक्ट जो है वो सेम है। कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट सेम है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एग्जैक्ट सेम है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो लेक्चर है जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को जो डिस्कस किया हुआ है वो एग्जैक्ट जो है वो फेडरल बोर्ड में क्या है, सेम है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। द सिस्टम इन विच two charges of equal magnitude but of opposite sign separated by a distance d are present is termed as a dipole। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे वो सिस्टम जिसमें क्या हो, इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जिसमें दोनों चार्जेस जो होंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे लेकिन दोनों की जो साइन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी, और उनके दरमियान क्या होगा, फासला होगा, डिस्टेंस होगा जिसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर प्रेजेंट इज टर्म एज अ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, जैसा कि मैं आपको यहाँ डायग्राम से बात बताऊं, भाई अगर ये डायग्राम अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान क्या है, फासला है। हालांकि देखो दोनों, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या है, फासला है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, डाइपोल है। डाइपोल का मतलब क्या है, दो पोल होंगे। डाइपोल का मतलब क्या है भाई, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कितने पोल बने हुए हैं, दो पोल बने हुए हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो सिस्टम जिसमें क्या हो, इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो चार्जेस होंगे जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट ऑफ अपोजिट साइन, उनकी साइन जो होगी वो अपोजिट होगी और उनके दरमियान फासला होगा बाय द डिस्टेंस डी, आर प्रेजेंट इज टर्म्ड एज अ डाइपोल। उसे क्या कहेंगे हम, डाइपोल कहेंगे। अब ये डाइपोल की अगर हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। भाई डाइपोल क्या होंगे, दो पोल। भाई डाइपोल को अगर सिंपल अल्फाज में बात की जाए, दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी दोनों अपोजिट चार्ज होंगे और उनके दरमियान फासला जो होगा मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मौजूद है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q प्रेजेंट इन द डाइपोल and the distance between d between the two charges of the pole is called electric dipole। अब देखो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P का जो फॉर्मूला होता है QD। अब Q शो कर रहा है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q शो कर रहा है किसे, चार्ज को शो कर रहा है, और D जो है वो इनके दरमियान क्या कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। D क्या कर रहा है, इनके दरमियान डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में चार्ज को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस से। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q, प्रोडक्ट यानी दो को मल्टीप्लीकेशन की बात होगी, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q क्या है, प्रेजेंट इन द डाइपोल। भाई ये जो दो पोल है ना, इनके ऊपर कितना कितना चार्ज है वो, और इन द डिस्टेंस, और इनके दरमियान फासला कितना है, बिटवीन टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। सिंबल हमारे पास P है, P बराबर होता है QD के, वेयर P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है जिसे हमने P से रिप्रेजेंट किया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। भाई ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, अगर आपसे MCQ में पूछा जाए ये स्केलर है या वेक्टर, तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा, जो कि फेडरल बोर्ड में, सिंध बोर्ड में तो है नहीं, तो आप उलझ जाओगे कि ये स्केलर होता है या वेक्टर होता है। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वेयर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। किसकी बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात करेंगे। When insulating material with relative permittivity or dielectric constant epsilon r is inserted into an initially charged parallel plate of a capacitor। अब देखो भाई क्या होगा, भाई इंसुलेटिंग मटेरियल को, भाई वेन इंसुलेटिंग मटेरियल, भाई कैपेसिटर है ना, इसकी दोनों जो अपोजिट चार्ज प्लेट है, उनकी दोनों जो अपोजिट चार्ज प्लेट है उसके दरमियान हम क्या करते हैं, इंसुलिंग मटेरियल क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अब वो इंसुलेटिंग मटेरियल जो है, गौर से सुनिएगा, अब जो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी कोई ना कोई रिलेटिव परमिटिविटी तो होगी, जिसे हम किससे शो करते हैं, एप्सिलॉन आर। तो हमने कहा व्हेन इंसुलेटिंग मटेरियल विद रिलेटिव परमिटिविटी, और आपको मालूम है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो अभी हमने स्टार्टिंग में बहुत सी वैल्यू याद की थी, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और जिसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इंसर्टेड इनटू एन इनिशियली चार्ज प्लेट। भाई दो प्लेट हैं कैपेसिटर की
और उनकी जो दोनों प्लेट्स हैं उसके ऊपर क्या है, चार्ज भी है। उनके दरमियान हम जैसे ही इंसुलेटिंग मटेरियल हम शामिल करते हैं तो होता क्या है, होता ये कि इंसुलेटिंग मटेरियल है ना, ये अब देखो ये ओवरऑल न्यूट्रल था फॉर एग्जांपल, तो उसका नेगेटिव वाला जो है वो कहाँ चले जाता है, पॉजिटिव की तरफ जो है उसका इलेक्ट्रॉन जो इसके करीब खींचता चला जाता है, और पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव की तरफ क्या होता है, खींचता हुआ चला जाता है। यानी इनके दरमियान क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल पहले से नहीं था, इलेक्ट्रिक डायपोल पहले से नहीं था तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की डेफिनेशन की हम बात करने जा रहे हैं, यानी दो पैरेलल प्लेट्स हैं और वो इनिशियली चार्ज थी, उनके दरमियान हमने इंसुलेटिंग मटेरियल क्या किया है, शामिल किया। तो इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे ही हमने शामिल किया तो होता क्या है, होता ये है, देन नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन द लेफ्ट फेस एंड पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द राइट फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अब देखो भाई क्या हुआ, नेगेटिव जो है वो लेफ्ट पे आ गया और पॉजिटिव वाला चार्ज जो है वो अपीयर होना शुरू हो गया राइट साइड पे। The charges on the dielectric faces are called induced charge। जो चार्जेस जो आ गए ना भाई, जो है वो लेफ्ट साइड पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। द चार्जेस ऑन द डाइलेक्ट्रिक फेसेस पे जो चार्जेस जो आना शुरू हुए उसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस चार्जेस। दे आर इंड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल फील्ड। और ये चार्जेस क्यों आए, ये चार्जेस आए, दे आर इंड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड थी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स थी, उसकी वजह से। एंड अपीयर ऑन द डाइलेक्ट्रिक फेसेस ओनली। और ये जो है वो डाइलेक्ट्रिक फेसेस पर ही अपीयर होंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द फ्री चार्जेस इज लेफ्ट टू राइट, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस इज राइट टू लेफ्ट। अब देखो यहां गौर से सुनिएगा, अब देखो फ्री चार्जेस भी तो होते हैं ना, फ्री चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहां से कहां होती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द फ्री चार्जेस इज लेफ्ट टू राइट, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस इज राइट टू लेफ्ट। दोनों की डायरेक्शन क्या है, फर्क है भाई। अब जो है वो फ्री चार्जेस है ना, फ्री चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, याद रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि इंड्यूस चार्ज जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो चार्जेस आए थे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, राइट टू लेफ्ट। द फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इस पूरे फिनोमिना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। एंड डाई इलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज अंडर सच कंडीशन। और ये जो डाई इलेक्ट्रिक है वो क्या हो गया है, पोलराइज हो गया। अब अगर इस पूरे फिनोमिना को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, समराइज करूं तो क्या होगा भाई, दो पैरेलल प्लेट हैं, इन शॉर्ट दो इलेक्ट्रिकली प्लेट हैं जो पहले से चार्ज हैं, उनके दरमियान हमने इंसुलेटिंग मटेरियल को दाखिल किया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। तो उसमें हुआ क्या कि लेफ्ट फेस पर जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो लेफ्ट फेस पे आना शुरू हो गया, पॉजिटिव चार्ज जो है वो राइट फेस पे आना शुरू हो गया। चार्जेस जो है वो डाइलेक्ट्रिक फेसेस पे जो आते हैं उन्हें इंड्यूस चार्जेस कहते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से आए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्री चार्जेस की वजह से होती है वो लेफ्ट से राइट पर होती है उसकी डायरेक्शन, जबकि इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो राइट से लेफ्ट होती है। इस पूरे फिनोमिना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। और डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल जो हमने बीच में दाखिल किया वो क्या हो गया, पोलराइज हो गया। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, इसकी दो टाइप्स हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इसके दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उसके दो टाइप्स हैं, एक कहलाते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरे कहलाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नाम से ही पता चल रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल पहले से मौजूद होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल पहले से मौजूद नहीं होंगे। तो यहां हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव। तो हमने कहा पोलर मॉलिक्यूल बिहेव लाइक अ परमानेंट डाइपोल। ये परमानेंट डाइपोल के तौर पे काम करते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल, जबकि ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं लेकिन फिर भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होता है। The center of mass of positive charge does not coincide with the center of mass of the negative charge in the molecule। इसमें क्या है, ऑलरेडी पोल है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है। अब इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव के बिल्कुल आकर जो है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास यानी उनका जो मरकज है वो आके मिल जाए, नहीं, क्योंकि इनका नेगेटिव वाला एक कोने पे होता है तो पॉजिटिव वाला एक कोने पे होता है, उनका सेंटर ऑफ मास कभी भी कोइंसाइड नहीं होता। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पे ऑयल।
अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक ऑयल, अब देखो नाम से पता चल रहा है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं होंगे। अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक ऑयल हैज नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा ना, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा, नाम से ही पता चल रहा है कोई पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं होगा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है तो एक्सटर्नल फील्ड की गैर मौजूदगी में जो है वो इनके पास कोई पोल नहीं होगा। The center of mass of positive and negative charges coincide in the absence of an external electric field. अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। Under the action of electric field, the center of mass of negative and positive charges shift and form dipole. अब एक्सटर्नल फील्ड जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, देखो पहले से पोल तो है ही नहीं ना, जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होना शुरू हो जाएगा भाई, जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो इनके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, डाइपोल बनना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव भी आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव भी आना शुरू हो जाएगा। तो यहां हमने कहा अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड जैसे ही अप्लाई करेंगे द सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट एंड फॉर्म डाइपोल। तो इन शॉर्ट पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, पहले से जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होता है, परमानेंट डाइपोल के तौर पर काम करते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और इनका सेंटर ऑफ मास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का होता है वो कभी भी कोइंसाइड नहीं करता। एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। नॉन पोलर जो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है इसमें कोई पोल नहीं होता। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जाम्पल है ऑयल, उसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड जब तक अप्लाई नहीं करेंगे डाइपोल इनके अंदर नहीं होता, इनका सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कोइंसाइड करता है इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड, और जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास जो होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव एक कोने पे चले जाता है, नेगेटिव एक कोने पे चले जाता है और क्या बन जाता है, डाइपोल बन जाता है। अब हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर की, फेडरल बोर्ड की। याद रखिएगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जो मैंने एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रजिस्टर्ड ग्रुप में एक्सप्लेन किया हुआ है वो ऑलरेडी फेडरल बोर्ड की बेस पे ही किया हुआ है, क्योंकि सिंध बोर्ड में जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का कोई डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ऑलरेडी जो है वो सिंध वालों को एक्सप्लेन करने के लिए बाकायदा हमने फेडरल बोर्ड से ही एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वहीं से एक्सप्लेन किया है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर होता है ना, इसमें एक टॉपिक हमने जो रजिस्टर्ड ग्रुप में डिस्कस किया हुआ है कि भाई कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर डिस्कनेक्ट किया, फिर उसको दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया, तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वो जो पूरी डिटेल डिस्कशन जो हमने की है वो भी ऑलरेडी फेडरल बोर्ड से ही डिस्कशन की हुई है, क्योंकि सिंध बोर्ड में ऑलरेडी इसकी कोई ज्यादा डिटेल नहीं थी और उसके सवाल जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड ग्रुप में जो एक्सप्लेन किए हुए हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ये वो ऑलरेडी हमने फेडरल बोर्ड की ही कॉन्सेप्ट से बाकायदा पूरा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल ऑलरेडी सिंध बोर्ड में भी आते थे। तो यहां जाकर हमारा जो है वो फेडरल बोर्ड का जो डिस्कशन वाला जो टॉपिक था, यानी कोई डिफरेंट टॉपिक मकसद था तलाश करना फेडरल बोर्ड की पूरी चैप्टर को रीड करने के बाद, तो हमने उसमें से जो डिफरेंट टॉपिक्स थे वो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। अब इसके बाद जो है वो फेडरल बोर्ड के तमाम पास पेपर के जो एमसीक्यूज हैं वो सारे आपको रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर जो है वो सीक्वेंस की फॉर्म में इन तमाम टॉपिक से प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें जैसे मैंने कहा ना कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर, जिसमें मैंने कहा फेडरल बोर्ड में सेम है, तो उनके पास पेपर के आप जितने भी एमसीक्यू देखिएगा आपको सीक्वेंस वाइज कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले टॉपिक आ गए, फिर इसी तरीके से जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तमाम सीक्वेंस से जो एमसीक्यू आएंगे उन तमाम एमसीक्यू को इस लेक्चर को सुनने के बाद आपने जो अटेम्प्ट करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।